हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके वेंचर ITI इंडियन एग्जाम एक्सप्रेस में। साथ को आज की हमारी थ्योरी चल रही है इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर, और साथ ही आज की क्लास है हमारी 27वीं। तो साथियों अपनी क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 से। हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए AC ड्राइव बेहतर क्यों है? ए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। बी, निर्माण में मजबूत। सी, हल्की गेज वाइंडिंग होना। डी, कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं। साथियों इसमें हमारा आंसर है कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं। तो राइट आंसर हुआ साथियों हमारा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। DC ड्राइव की तुलना में AC ड्राइव का क्या फ़ायदा है? ए, कम जगह चाहिए। बी, स्थापना और चलाने की लागत कम। सी, तीव्र प्रतिक्रिया और नियंत्रण की व्यापक गति सीमा। डी, पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट सरल। तो साथ ही इसमें हमारा आंसर है स्थापना और चलाने की लागत कम। तो राइट आंसर हुआ हमारा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। ये हमारा क्वेश्चन, ड्राइव में पहले क्वाड में सिंगल क्वाड्रेट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ए, हाइट्स। बी, एलिवेटर। सी, कन्वेयर। डी, अपकेंद्री पंप। तो साथियों इसमें हमारा आंसर है अपकेंद्री पंप। तो राइट आंसर हुआ हमारा डी। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 129। DC ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट FSU का कार्य क्या है? ए, फायरिंग सर्किट के लिए आवश्यक फायरिंग करंट का उत्पादन करना। वाइंडिंग को चर वोल्टेज प्रदान करता है। सी, मोटर के फीड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। डी, मोटर की आर्मेचर को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। साथ ही इसमें हमारा आंसर है मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। तो राइट आंसर हुआ हमारा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। DC ड्राइव का नुकसान क्या है? DC ड्राइव का नुकसान क्या है? ए, उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। बी, एकल शक्ति रूपांतरण के साथ अधिक जटिल। सी, उच्च अक्षमता की मोटर के लिए AC ड्राइव से अधिक महंगा। डी, DC ड्राइव की स्थापना अधिक जटिल है। तो साथ ही इसमें हमारा आंसर है उच्च गति संचालन का लिए उपयुक्त नहीं है। तो राइट आंसर हुआ हमारा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। AC ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल BOP में LCD का उद्देश्य क्या है? ए, ड्राइव की स्थिति का संकेत दे। बी, AC ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करे। सी, पढ़ने में प्रदर्शन त्रुटि इंगित करे। डी, BOP को गलत संचालन का संकेत दें। साथ ही इसमें हमारा आंसर है AC ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करे। तो राइट आंसर हुआ हमारा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 133। AC ड्राइव में BOP में PROG डाटा बटन का उद्देश्य क्या है? ए, पैरामीटर सेटिंग को बदलने के लिए। बी, दर्ज किए गए डाटा और फैक्ट्री संग्रहीत डाटा संग्रहण करने के लिए। सी, रोटेशन की डेटा दिशा प्रदर्शित करने के लिए। डी, आवृत्ति और धारा की डेटा स्थिति प्रदर्शित करने के लिए। साथ ही इसमें हमारा आंसर है दर्ज किए गए डाटा और फैक्ट्री संग्रहीत डाटा को संग्रहित करने के लिए। तो राइट आंसर हुआ हमारा बी। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 134। DC मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती कौन सा है? ए, बैक EMF। बी, फील्ड धारा। सी, सिरों का वोल्टेज। डी, आर्मेचर। तो साथ ही इसमें हमारा आंसर है डी, आर्मेचर करंट। तो राइट आंसर हुआ हमारा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। VF ड्राइव में IGBT क्या है? ए, इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। बी, BC बस स्विचिंग डिवाइस। सी, रेक्टिफायर स्विचिंग डिवाइस। डी, फील्ड सप्लाई स्विचिंग डिवाइस।
साथियों इसमें हमारा आंसर हुआ इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। क्या हुआ? इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। तो राइट आंसर है हमारा ए। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से साथियों, क्वेश्चन नंबर 136। VSI ड्राइव का कार्य क्या है? AC को DC में परिवर्तित करता है, B AC को AC में परिवर्तित करता है, C DC को AC में परिवर्तित करता है, D DC को DC में परिवर्तित करता है। साथियों इसमें हमारा आंसर है, इसका आंसर है हमारा AC को AC में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर हुआ हमारा B। अगला क्वेश्चन नंबर 137। क्यों AC ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किए जाते हैं? A चलाने में आसान, B निर्माण में मजबूत, C बहुत अधिक शुरुआती बलाघूर्ण, D रखरखाव मुक्त लंबा जीवन। साथियों इसमें हमारा आंसर है रखरखाव लंबा जीवन मुक्त। तो राइट आंसर हुआ साथियों हमारा D। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। DC ड्राइव का उपयोग करके DC शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है? A फील्ड करंट कम करके, B फील्ड करंट बढ़ाकर, C आपूर्ति वोल्टेज को बढ़ाकर, D आर्मेचर वोल्टेज को कम करके, फील्ड करंट को कम करके। तो राइट आंसर हुआ हमारा A। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। आर्मेचर और फील्ड नियंत्रण ड्राइव से नियत टॉर्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है? A फील्ड करंट को कम करके, B फील्ड करंट बढ़ाकर, C आर्मेचर करंट को कम करके, D आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके। साथियों इसमें हमारा आंसर है आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रित करके। तो राइट आंसर हुआ हमारा D। क्वेश्चन नंबर 140। यदि IASI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्टेज तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है? A 233 वोल्टेज, B 228 वोल्टेज, C 216 वोल्टेज, D 211 वोल्टेज। साथियों इसमें हमारा आंसर है 228 वोल्टेज। तो राइट आंसर हुआ हमारा B। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युतीय द्वारा मुक्त होता है? A विद्युतीय अपघटन, B विद्युतीय लेपन, C इलेक्ट्रोनकल, D विद्युतीय रासायनिक तुल्यांक। साथियों इसमें हमारा आंसर है विद्युतीय रासायनिक तुल्यांक। क्या है? विद्युतीय रासायनिक तुल्यांक। तो राइट आंसर हुआ हमारा D। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी पर क्वेश्चन नंबर 143। आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है? A रेक्टिफायर्स, B DC चापर, C साइक्लो कन्वर्टर्स, D DC से AC कन्वर्टर्स। साथियों इसमें हमारा आंसर है साइक्लो कन्वर्टर्स। तो राइट आंसर हुआ हमारा C। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। ऑफलाइन UPS पर ऑनलाइन UPS का क्या फ़ायदा है? A निरंतर बिजली उत्पादन की आपूर्ति करता है, B यह निरंतर आउटपुट फ्रीक्वेंसी देता है, C एकल चरण या 3 चरण आपूर्ति पर काम करता है, D परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त। साथियों इसमें हमारा आंसर है लास्ट वाला, परिवर्तन संक्रमण की समस्याओं से मुक्त। तो राइट आंसर हुआ साथियों हमारा D। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? A रेक्टिफायर सर्किट, B एम्पलीफायर सर्किट, C दोलन सर्किट, D फीडबैक सर्किट। तो साथियों इसमें हमारा आंसर है फीडबैक सर्किट। तो राइट आंसर हुआ हमारा D। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? A धारा डिवाइस नेटवर्क, B वोल्टेज डिवाइस नेटवर्क, C टेप ट्रांसफार्मर नेटवर्क, D प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर नेटवर्क। तो साथियों इसमें हमारा आंसर है वोल्टेज डिवाइस नेटवर्क।
क्या है? वोल्टेज डिवाइस नेटवर्क। तो राइट आंसर हुआ हमारा बी। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 148। ये हमारा चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युतीय उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है? ए ऑटो सेट, बी आउटपुट ट्रांसफार्मर, सी ओवर वोल्टेज रिले, डी अंडर वोल्टेज रिले। साथ ही ऑटो सेट। तो राइट आंसर हुआ हमारा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? ए अधिक, बी कम, सी शून्य हो जाता है, डी समान रहता है। साथियों इसमें हमारा आंसर है ए अधिक। तो राइट आंसर हुआ हमारा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 150। वोल्टेज और एम्पियर घंटे की गणना करें यदि समांतर में जुड़े 4 सेल 1.5 वोल्टेज और 8 AH के रूप में रेट की गई है। ए 6 वोल्टेज एंड 24 AH, बी 3 वोल्टेज एंड 16, सी 4.5 वोल्टेज एंड 8 AH, डी 1.5 वोल्टेज एंड 32 AH। साथियों इसमें हमारा आंसर है 1.5 एंड 32 AH। तो राइट आंसर हुआ हमारा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। स्वचालित स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? ए गीजर, बी ग्राइंडर, सी टीवी रिवर्सर, डी एयर कंडीशनर। साथियों इसमें हमारा आंसर है टीवी रिसीवर। तो राइट आंसर हुआ हमारा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। इन्वर्टर्स का कार्य कौन सा है? ए एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, बी डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, सी डीसी वोल्टेज को उच्च डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, डी एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। साथियों इसमें हमारा आंसर है डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर हुआ साथियों हमारा डी। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 153। इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? ए इनपुट एसी को स्टेप अप, बी इनपुट एसी को स्टेप डाउन, सी एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करें, डी एम्पलीफायर से एसी स्टेप डाउन करें। साथियों इसमें हमारा आंसर है एम्पलीफायर एसी स्टेप अप करें। तो राइट आंसर हुआ हमारा सी। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 154। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार की आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ए ऑटो ट्रांसफार्मर, बी स्थैतिक ट्रांसफार्मर, सी रिंग कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, डी फेराइट कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। साथियों इसमें हमारा आंसर है ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर। तो राइट आंसर कौन सा है हमारा? ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ए स्वप्रेरण सिद्धांत, बी विभवपात सिद्धांत, सी फेरो अनुदानित सिद्धांत, डी अन्योन प्रेरण सिद्धांत। साथियों इसमें हमारा आंसर है फेरो अनुनादित सिद्धांत। तो राइट आंसर हुआ साथियों हमारा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सी टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर, डी नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर। साथियों इसमें हमारा आंसर है टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर। तो राइट आंसर हुआ हमारा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है? इसका प्रकार है साथियों मैनुअल स्टेबलाइजर। क्या है? मैनुअल देखते हैं आंसर में क्या है। मैनुअल स्टेबलाइजर। ठीक है आंसर देखते हैं क्या है। ए
सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर बी, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर सी, मैनुअल स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर डी, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर स्तर। तो साथियों इसमें हमारा आंसर है मैनुअल स्टेप वोल्टेज ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर, सॉरी। तो इसका आंसर सही हुआ सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 158। वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए एमीटर, बी वोल्टमीटर, सी ओहममीटर, डी मल्टीमीटर। साथियों इसमें हमारा आंसर है मल्टीमीटर। तो राइट आंसर हुआ हमारा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है? ए दोलक और दृष्टिकारी चरण, बी दोलक और एम्पलीफायर चरण, सी एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर निर्गत चरण, डी दोलक एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण। तो साथियों इसमें हमारा आंसर है डी, दोलक एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन। क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 160। वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए कंप्यूटर, बी टीवी रिसीवर, सी डीवीडी प्लेयर, डी सामान्य प्रकार व्यवस्था। साथियों इसमें हमारा आंसर है सामान्य प्रकार व्यवस्था। तो राइट आंसर हुआ हमारा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है? ए यूपीएस की वीए रेटिंग बढ़ाए, बी बैटरी की एएच अक्षमता बढ़ाए, सी बैटरी की एएच अक्षमता घटाए, डी बैटरी टर्मिनल वोल्टेज को हमेशा 90% रेटिंग बनाए रखी। साथियों इसमें हमारा आंसर है बैटरी की एएच अक्षमता बढ़ाए। तो राइट आंसर हुआ हमारा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है? ए ट्रिकल चार्ज प्रदान करें, बी फ्रेशनिंग चार्ज प्रदान करें, सी नियत धारा चार्जिंग प्रदान करें, डी नियत विभव विधि चार्जिंग प्रदान करें। तो साथियों इसमें हमारा आंसर है ट्रिकल चार्ज प्रदान करें। तो राइट आंसर हुआ हमारा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है? ए बैटरी यूनिट, बी इन्वर्टर यूनिट, सी रेक्टिफायर यूनिट, डी नियंत्रक इकाई। साथियों इसमें हमारा आंसर है बैटरी यूनिट। तो राइट आंसर हुआ हमारा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है? धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है। ए बकलिंग, बी ध्रुवीकरण, सी स्थानीय क्रिया, डी लगम। साथियों इसमें हमारा आंसर है ध्रुवीकरण। तो राइट आंसर हुआ हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 165। यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है? ए इन्वर्टर सर्किट में दोष, बी बैटरी लघु उपस्थित है, सी मेंस अर्थिंग उचित नहीं है, डी बैटरी की एम्पियर आवर एएच अक्षमता पर्याप्त नहीं है। साथियों इसमें हमारा आंसर है बैटरी की अक्षमता आवर पर्याप्त नहीं है। तो राइट आंसर है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 166। यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष का कारण क्या है? ए बैटरी लघु उपस्थित होती है, बी दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट, सी इनपुट वोल्टेज बहुत अधिक है, डी रिले पावर पॉइंट एक साथ जुड़ जाते हैं। साथियों इसमें हमारा आंसर है दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट। तो राइट आंसर हुआ हमारा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167।
यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है? ए, मुख्य आपूर्ति विफलता, बी, गलत ओवरलोड सेटिंग, सी, बैटरी चार्जर इनपुट फ्यूज उड़ जा गया, डी, बैटरी टर्मिनल में ढीला कनेक्शन। साथियों इसमें हमारा आंसर है गलत ओवरलोड सेटिंग्स। तो राइट आंसर हुआ हमारा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? ए, कोयला, बी, डीजल, सी, गैस का तेल, डी, पेट्रोल। साथियों इसमें हमारा आंसर है कोयला। क्या है? कोयला। तो राइट आंसर हुआ हमारा ई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? ए, पवन शक्ति उत्पादन, बी, ज्वारीय शक्ति उत्पादन, सी, सौर शक्ति उत्पादन, डी, ऊष्मीय शक्ति उत्पादन। साथियों इसमें हमारा आंसर है ऊष्मीय शक्ति उत्पादन। तो राइट आंसर हुआ हमारा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए, सिलिकॉन, बी, तांबा, सी, एंटीमनी, डी, फास्फोरस। साथियों इसमें हमारा आंसर है सिलिकॉन। तो राइट आंसर हुआ हमारा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 171। परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का क्या नाम है? ए, सिलिकॉन, बी, थोरियम, सी, एंटीमनी, डी, कैडमियम। साथियों इसमें हमारा आंसर है थोरियम। तो राइट आंसर हुआ हमारा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? ए, सिलिकॉन, बी, असोर्निक, सी, एंटीमनी, डी, जर्मेनियम। साथियों इसमें हमारा आंसर है सिलिकॉन। तो राइट आंसर हुआ हमारा ए। अगला क्वेश्चन है